हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी मेंस की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम एमपीपीएससी मेंस के लिए लगातार जो है अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। आज जो है इस मेंस की टेस्ट सीरीज़ में मुझे नहीं पता ये कितने नंबर की क्लास होगी, लेकिन हम लगातार जो है चल रहे हैं। इतिहास विषय की हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं और ये आंसर राइटिंग जो है टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग है। और आज के इस टॉपिक में जो हम देखेंगे मौर्य काल का भाग दूसरा देखेंगे। इसके पहले हम जो है मौर्य काल के एक भाग में जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा था। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा मौर्य काल पार्ट 2, इसमें जो है अशोक के अभिलेखों से जो है हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभिलेख जो है काफ़ी वो मतलब ब्रॉड टाइप के हैं कि सामान्यतः समझ में नहीं आते हैं। तो इस क्लास में हम समझने को प्रयास करेंगे और उसमें जैसे ऐसा प्रश्न आ जाए, खासतौर से 2 मार्कर प्रश्न या फिर बड़ा प्रश्न भी आ जाए, तब भी हम जो है समझने की बात करते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम सबसे पहले बता दें कि इसमें जो है हम 2 मार्कर प्रश्न कितने करेंगे, 5 जो है 2 मार्कर प्रश्न करेंगे और 2 जो है 6 मार्कर करेंगे और एक प्रश्न जो है हम 10 नंबर करेंगे। यही हमारी जो है टेस्ट का क्रम रहता है। आपको डेली टेस्ट जो है अपने ग्रुप पर दिया जाता है और वहीं पर जो है आपकी कॉपी चेक करके भेजी जाती है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक का प्रयोग करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में द्रोणमुख। तो 2 मार्क में लिखना है आपको द्रोणमुख। और द्रोणमुख क्या होता था? मौर्य काल में जब हम क्या पढ़ते हैं, प्रशासन पढ़ते हैं। जब मौर्य काल का क्या पढ़ते हैं, प्रशासन पढ़ते हैं, तो इस प्रशासन के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, केंद्रीय प्रशासन पढ़ते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन में हम केंद्रीय स्तर का प्रशासन पढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम प्रांतीय स्तर का प्रशासन पढ़ते हैं, प्रांतीय स्तर का प्रशासन। और इसके बाद जो है हम स्थानीय स्तर का प्रशासन पढ़ते हैं। तो प्रशासन जो है 3 स्तर पर पढ़ते हैं। और स्थानीय स्तर के प्रशासन में जो है जब हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता था, राष्ट्र होता था। क्या होता था? राष्ट्र होता था, जो सबसे बड़ी इकाई होती थी। और राष्ट्र को किस में बांटा गया था? प्रांतों में बांटा गया था। और प्रांतों को फिर और छोटी इकाइयों में बांटा गया था। जो है आपकी फिर एक इकाई देखने को मिलती है, द्रोणमुख देखने को मिलती है। द्रोणमुख जो है कई गांवों से मिलकर के बना होता था। और इसके बाद जो है ग्राम जो है और भी छोटी छोटी इकाई रहती हैं, लेकिन सबसे छोटी इकाई जो रहती है आपकी द्रोणमुख रहती है। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, स्थानीय प्रशासन का एक भाग हुआ करता था द्रोणमुख। मौर्यकालीन क्या होती थी, एक प्रशासनिक इकाई थी यह। और यह जो है कितने गांवों से मिलकर बनी होती थी? 400 गांवों से मिलकर बनी होती थी। स्थानीय प्रशासन का ये क्या थी, हिस्सा थी। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। अगर इतनी बातें लिखते हैं आप 2 नंबर के भागीदार होंगे, कोई नहीं आपके काटता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में सेल्यूकस। पूरा नाम है इसका सेल्यूकस निकेटर, जो है इसका क्या था, पूरा नाम था। सेल्यूकस निकेटर जो है इसका पूरा नाम है। ये जो था सेल्यूकस निकेटर कौन था? यूनानी सेनापति था। यूनानी सेनापति कहिए या यह यूनानी एक क्या था, गवर्नर कहिए, एक गवर्नर था। क्या था? यूनानी सेनापति या फिर यह एक क्या था, गवर्नर था। अब इसमें देखेंगे कि जो सिकंदर विजित प्रदेश थे, क्या थे, जो सिकंदर के विजित प्रदेश थे, सिकंदर द्वारा जो विजित क्षेत्र थे उनका क्या था, ये गवर्नर था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा क्या किया जाता है, इसे 305 जो है ईसा पूर्व में क्या कर दिया जाता है, पराजित किया जाता है। और पराजित करने के पश्चात में जो इसके क्षेत्रों पर अधिकार होता है। संधि होती है 305 में। संधि के मुताबिक क्या होता है कि जो सेल्यूकस की पुत्री रहती है जिसका नाम था क्या, हेलेना, हेलेना का क्या हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में विवाह हो जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है 4 राज्य जो है दहेज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यही क्या है, सेल्यूकस निकेटर है। इसके बारे में बताना है, हम बता देते हैं यही जानकारी। सिकंदर विजित क्षेत्रों का क्या था, ये गवर्नर था। सिकंदर विजित क्षेत्रों का क्या था, यह एक गवर्नर था। चलिए सिकंदर विजित प्रदेशों का क्या था, एक गवर्नर था। दूसरी बात की जाए 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से क्या हुई थी, इसकी संधि हुई थी। जानकारी कहाँ से मिलती है, मेगस्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक जो है, क्योंकि मेगस्थनीज क्या था, सेल्यूकस निकेटर का ही एक राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 से लेकर के 299 ईसा पूर्व तक रहा हुआ था। ईसा पूर्व बता दूं ये उल्टे क्रम में चलती होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है हमारे पास में मुद्रा राक्षस, जो है हमारे पास में अगला प्रश्न है। तो जब हम बात करते हैं कि मौर्य काल की हमें जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो उसके कई स्रोत हैं। इसमें से एक स्रोत है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना जो है आपके विशाखा दत्त नाम के व्यक्ति द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विशाख दत्त
नाम के व्यक्ति द्वारा की गई थी। और यह विशाख दत्त जो है गुप्त काल का, ध्यान रखिएगा, नाटककार है, लेकिन जानकारी कहाँ की देता है, मौर्य काल की देता है। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है जानकारी देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कुलहीन कहाता है, ये वृषभ कुल से संबंधित यानी कुलहीन इसे कहा गया है इसमें, यानी कि इसे क्षत्रिय जाति से नहीं बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। तो गुप्तकालीन क्या है, प्रमुख पुस्तक है। लेखक इससे कौन है, विशाख दत्त हैं। ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि जो राक्षस होते थे पहले क्या होते थे, बहुत बड़े उनके विशाल दांत होते थे। क्या होते थे, विशाल दांत होते थे। ऐसे करके याद कर सकते हैं। जानकारी जो है कहाँ से क्या प्राप्त होती है, इस पुस्तक से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी प्राप्त होती है। आप लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कुलहीन कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है सहगौरा ताम्रपत्र। सहगौरा ताम्रपत्र जो है ये किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। और इसमें यह जानकारी मिलती है कि जब अकाल पड़े हुए थे मौर्य काल में, तो अकाल के समय पर किस प्रकार से अन्नागारों में जो अन्नागार होते थे, अन्न को संरक्षित करने की जो उपकरण होते थे प्राचीन काल में, उनका कैसे संरक्षित किया जाता था अनाज, और कैसे उसका उस समय पर उपयोग किया गया था, तो उसकी जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर के अकाल की जानकारी मिलती है। सहगौरा ताम्रपत्र लेख मौर्यकालीन प्रमुख ताम्रपत्र है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, यह अभिलेख जो है हमें गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और इसमें जो है किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है, तो आप ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक से जो है, ये अभिलेख से जो है हमें मौर्यकालीन अकाल की जानकारी प्राप्त होती है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में अदेव मात्रक। तो ये जो है अदेव मात्रक एक प्रकार की क्या होती थी, भूमि होती थी। और यह भूमि जो है अर्थशास्त्र में कौटिल्य जब मौर्यकालीन भूमियों का वर्गीकरण करता है तो बताता है कई प्रकार की भूमि थी, उसमें एक अदेव मात्रक थी। अदेव मात्रक ऐसी भूमि थी जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी और वर्षा नहीं होती थी, तब भी यहाँ पर जो है कृषि क्या है की जाती थी। तो ये आपको जानकारी देनी है। मौर्यकालीन भूमि का एक प्रकार है। जानकारी इसकी अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। बिना वर्षा के अच्छी फसल का उत्पादन होता था, इसकी क्या थी, विशेषता थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, ये हमारे 5 प्रश्न जो है 2 मार्कर हो गए। अब हम बात करेंगे 6 मार्कर प्रश्न की बात करेंगे। ध्यान रखना कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, क्या करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें आपके सामने क्या दिया जाता है, जैसे मतलब शब्द सीमा यहाँ पर दी जाती है। जैसे इसके लिए कितनी है, शब्द सीमा 60 है। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप यहाँ 60 शब्द डाल दीजिएगा। यकीन मानिएगा काफ़ी चेक करने में बारीकियाँ लगती हैं, यहाँ पर बारीकियाँ लगती हैं। शायद इसीलिए आपको जो है, आपने देखे होंगे 50% नंबर लाना ही मुश्किल पड़ जाता है MPPSC में, क्योंकि बारीकी से चेक होती है। आपको क्या करना है, भाषा तो लिखनी ही लिखनी है, लेकिन मुझे पता है आप मेन एग्जाम में पूरी भाषा नहीं लिख पाएंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि एक हेडिंग जो है दे सकते हैं, और हेडिंग दे करके जल्दी से 2 पॉइंट ऐसे डैश करके आप ऐसा तीर मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें 2 करने पड़ते हैं। ऐसा करेंगे और फिर इसके बाद ये तीर का चिन्ह लगाएंगे तो आपका समय ज़्यादा जाता है। सिंपल आप ये वाला तीर लगाना सीखिए, इस प्रकार से डैश करना सीखिए, पॉइंट का यही संकेत होता है, इस प्रकार से लिखिएगा। आप गोंठने में मत पढ़ दीजिएगा कि आप एरो लगा रहे हैं तो इस प्रकार से लगाएंगे। इसे बनाने में यकीन मानिए ये बहुत समय लग जाता है, 1 सेकेंड भी बचता है तो वहाँ मायने रखता है। तो आप इस प्रकार से डैश करके लिखना सीखिए। जैसे यहाँ पर ये डैश लगे हुए हैं, इस प्रकार से लिख करके लिखना सीखिए। ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इतने पर कि आगे लिख दिया बस से। और बहुत करना चाहते हैं तो आप तीर लगाइएगा फिर, लेकिन एक ये 2 लाइन के बराबर समय ले लिया इसने। तो आंसर राइटिंग करिए। इसमें कंटेंट बहुत ज़रूरी है, और कंटेंट में जितनी वैल्यू होगी आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। आपके सामने जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति होगा, याद रखिएगा वो इतिहास विषय का प्रोफेसर होगा। इसमें इस कॉपी की बात करूं, और जो भी कॉपी होगी आप उस विषय का, वो क्या होता है, PhD डॉक्टरेट होता है, डॉक्टरेट होता है। तो आप एक शब्द भी लिख देते हैं ना, तो उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि आपने लास्ट में किया है, नहीं लिखा है, तो आपने भाषा बचाई हुई है, कंटेंट पर आप ध्यान देते हैं। तो शब्द से ही उसे पता चल जाता है कि इस प्रश्न में वजन है और भाषा से कॉपी नहीं भरी हुई। तो बेशक यहाँ पर भाषा कम हो तब भी आपको वहाँ अच्छे नंबर मिलते हैं। तो इन कुछ पहलुओं का उपयोग कीजिएगा, और आप यदि नहीं बनता है तो थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, और फॉलो करने के दौरान सिर्फ फॉलो मत कीजिएगा, उस कॉपी से सीखिएगा। देखिए हम प्रयास करेंगे कि किसी जो है सिलेक्टेड व्यक्ति की कॉपी मिल जाए तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से लिखा जाता है।
तो चलिए देखते हैं, इसे 60 शब्दों में लिखने का प्रयास किया है मैंने, और ये जो है आपके सामने दिया हुआ है कि सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन को क्या करना है, मौर्य काल की समझाना है आपको। तो चंद्रगुप्त मौर्य के केंद्रीय प्रशासन की चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी, शुरुआत की थी, तो उसी ने क्या किया होगा, आपके मौर्य काल की जो स्थापना की हुई थी तो उसी ने प्रशासन बनाया होगा पहली बार। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शासन की सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय शासन को अनेक विभागों में बांटा बांटा गया, जिनकी सहायता से शासन किया। विभाग को क्या कहा जाता था, तीर्थ कहते थे, और अध्यक्ष को क्या कहते थे, अमात्य कहा जाता था। अगर आपके पास कहीं जगह हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जानकारी और डैश करके लिख सकते हैं आप, अर्थशास्त्र जो है बता सकते हैं, अर्थशास्त्र बता सकते हैं, कौमा करके अशोक के अभिलेख भी बता सकते हैं, क्योंकि उसमें भी प्रादेशिक और रज्जुक की जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, केंद्रीय प्रशासन की बात की जा रही है। तो केंद्रीय प्रशासन में समानता आपको क्या बताना होता है, राजा के बारे में बताना होता है, और प्लस मंत्री परिषद के बारे में बताना होता है, और जो केंद्रीय विभाग होते हैं उसके बारे में बताना होता है। लेकिन आपके पास में बहुत कम स्पेस है। यकीन मानिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसा लिखना चाहिए, लेकिन मैंने जो है अपनी बेस्ट अनुभव का प्रयोग किया है, अपनी बेस्ट योग्यता का प्रयोग किया है, जो आपके सामने है। आप इसी तथ्यों का, इन्हीं का प्रयोग करके अपनी रचना जो है और बेहतर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाएंगे। यदि आप लिखते रहेंगे तो आप कर पाएंगे। तो देखते हैं कि ये जो परिचय हमने देखा, और परिचय में जो हमने क्या किया है, एक परिचय में हमने बता दिया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और ये बताया है कि क्या क्या होता था, उन्हें क्या कहा जाता था, जैसे विभाग होते थे, अध्यक्ष होते थे, और किस प्रकार से प्रशासन को वर्गीकरण किया गया था। अब जो है प्रमुख अमात्यों के नाम बता दीजिएगा और उनके कार्य क्या होते थे ये बता दीजिएगा। जैसे समाहर्ता होता था केंद्रीय अधिकारी, यह राजस्व संबंधी कार्य करने का कार्य करता था। सन्निधाता होता था, ये राजकीय कोषाध्यक्ष था। प्रदेष्टा जो होता था ये फौजदारी न्यायाधीश था। और कर्मांतिक जो था उद्योग मंत्री के रूप में कार्य करता था। और जो यह पौर था यह राजधानी प्रबंधन का अध्यक्ष होता था। और आटविक जो था, आटविक यह क्या करता था, जंगल विभाग का अध्यक्ष होता था। तो इस प्रकार से आपने 5 या 6 जो है क्या कर देना है, पॉइंट भी दे सकते हैं। ये पॉइंट देना यदि आपको लगता है ऐसा कि समय ज़्यादा ले रहा है तो आप डैश कर सकते हैं। और एक छोटा सा निष्कर्ष बता सकते हैं कि अतः मौर्य काल में राजा विभिन्न केंद्रीय विभागों की सहायता से शासन करता था, जो कुशल शासन को प्रदर्शित करता है। अगर आप क्या करते हैं, किसी क्षेत्र में राजा ही संपूर्ण शक्तियां लेकर के रखता है, वह किसी से सलाह नहीं लेता है और स्वयं शासन करता है, तो इसे क्या कहते हैं, निरंकुश शासन कहा जाता है। और निरंकुश शासन जो है किसी एक व्यक्ति की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जो है विविध प्रकार के लोगों का समावेशन नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति मंत्री परिषद या अमात्य मंत्रियों की सलाह का स्वागत करता है तो निश्चित रूप से उसके शासन में जो है गुणवत्ता होगी, रेदर देन एक निरंकुश शासन की तुलना में। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारे पास में मौर्यकालीन स्थानीय प्रशासन को आपको बताना है। तो ये प्रश्न किससे है आपका, मौर्यकालीन जो है स्थानीय प्रशासन से प्रश्न है। जब हम स्थानीय प्रशासन की बात करें तो हमने शुरू में समझा था कि मौर्य काल में जो है केंद्रीय प्रशासन होता था, प्रांतीय स्तर यानी कि राज्य स्तर का प्रशासन होता था, और स्थानीय स्तर में भी प्रशासन होता था। तो क्या बताना है आप बताइएगा, 2 चीज़ों के बारे में बताना है आपको, स्थानीय प्रशासन में क्या क्या था, इस प्रकार से कुछ बता सकते हैं जो कि मेरा बेहतर अनुभव है। मौर्य काल में स्थानीय प्रशासन को 2 भागों में विभक्त था। जो 2 भागों में बांटा गया था वो भाग कौन कौन से था, एक था ग्राम स्तर का प्रशासन जो मतलब ग्रामीण स्तर पर होता था, और जो थोड़े से शहर टाइप के थे जो विकसित थे वहाँ पर नगर प्रशासन होता था। जैसे कि वर्तमान में ग्राम पंचायतें होती हैं और नगर पालिका नगर पंचायतें होती हैं। तो देखेंगे प्रत्येक में बता दीजिएगा कि जो ग्राम स्तर पर प्रशासन होता था उसका प्रधान को क्या कहा जाता था, जो वहाँ का प्रमुख अधिकारी होता था उसे ग्रामिक कहते थे। ग्रामिक जो होता था ग्राम सभा की सहायता से क्या करता था, शासन करता था। कार्य क्या होता था, न्याय और ग्राम प्रशासन का कार्य करना है। अब आप यहाँ ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं कि भाई सड़क सफाई करता था, कुएं खुदवाता था, क्योंकि आपके पास में आप देख सकते हैं कितना स्पेस है, इतना स्पेस है। आप इतने में ही जो है अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे तो निश्चित रूप से आपकी भावनाएं एक अच्छे उत्तर का प्रतिनिधित्व करेंगी। ग्रामिक के ऊपर क्या होता था, गोप नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है, जो कि 5 या 10 गांवों का प्रमुख होता था। गोप जो है कोई और नहीं, ये एक ग्राम सेवक होता था। क्या होता था, ग्राम सेवक होता था, जो वर्तमान में 10 गांवों का होता है। तो ये यहाँ पर जो है गोप की चर्चा कर सकते हैं और ग्रामिक की चर्चा कर सकते हैं, इनका कार्य बता सकते हैं और कार्य पद्धति बता सकते हैं, इतनी जगह में बताइएगा।
फिर बात करते हैं, आप नगर प्रशासन की इस साइड में बात कर लेंगे। तो इसमें जो है प्रबंधक कौन होता था, जो सबसे प्रधान प्रबंधक होता था उसे क्या कहते थे, नगराध्यक्ष कहते थे। नगराध्यक्ष को जो ही है, जो राजधानी का नगराध्यक्ष होता था उसे पौर कह दिया जाता था, पौर। जैसे महापौर वर्तमान में क्या होता है, नगर निगम का प्रमुख होता है। और जो नगर स्तर का प्रशासन होता था वह 6 समितियों के माध्यम से किया जाता था। ये 6 समितियां कौन कौन सी होती थी, शिल्पकला समिति होती थी, जो छोटे छोटे कारीगर लोग होते थे उनके कार्यों को देखती थी। विदेशी यात्री समिति होती थी, जो विदेश से आने वाले लोगों को देखती थी, उनकी एंट्री करती थी। वाणिज्य समिति होती थी, उद्योग व्यापार संबंधित थी। जनगणना समिति, कितने लोग मर गए कितने लोग जी रहे हैं इनकी जनगणना करती थी हर समय पर। टैक्स समिति एक होती थी, ये कर के बारे में कार्य करती थी। और वस्तु निरीक्षक समिति, जो उत्पाद बाजार में उतरना होता था तो वो जो है इसका जीएसटी इंस्पेक्टर होता है वर्तमान में, कुछ इस प्रकार का होती थी, वस्तु निरीक्षक समिति होती थी। ये जो है आपका क्या था, ग्राम स्तर का प्रशासन था। और इसमें देखेंगे तो एक निष्कर्ष भी बता सकते हैं, राज्य व्यवस्था में कोई भी राज्य व्यवस्था हो, अगर कोई भी जो है राज्य व्यवस्था है उसकी जो है शक्ति एक बिंदु पर मानी जाती है तो वो जो है एक अच्छा शासन नहीं है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसे बेहतर बनाने के लिए प्रांतों में शक्तियों को बांट देते हैं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देते हैं। लेकिन कुछ और जो है समझदार लोग होते हैं वो स्थानीय स्तर पर क्या करते हैं, स्वशासन का विकास करते हैं। जैसे वर्तमान में पंचायती राज है 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अगर यह अच्छी विशेषता न होती तो भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय शासन पद्धति द्वारा जो है 73वां संविधान संशोधन करके पंचायतों को कानूनी मान्यता ना दी गई होती। तो अभी भी वर्तमान में मान्यता है, हमारे इतिहास में भी थी। तो राज्य व्यवस्था में स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। और ये भारत में इसके प्रमाण मूल रूप से मिलते हैं। इसका उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। तो बताइएगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। इससे बेहतर लिख सकते हैं क्या, और कुछ लिख पाओगे? जी हाँ, लिख भी सकते हैं, लेकिन अब जो है अगर आपके पास में और अधिक जानकारी है तो कुछ और जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन आपके पास में सीमित जगह है, सीमित शब्द स्पेस है। कल्पना कीजिएगा, आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। डाटा जो है इसी प्रकार से कुछ इससे सीख लीजिएगा और आगे जो है बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अब बात करते हैं हम, अशोक के विविध अभिलेखों को विस्तार पूर्वक समझाइएगा। अभिलेखों का क्या करना है, तो इसमें आपको जो है विस्तार पूर्वक समझाइएगा, यूँ कह सकते हैं वर्गीकरण को समझाइएगा। जो अशोक के प्रमुख अभिलेख हैं उनके वर्गीकरण को समझाना है, ये प्रश्न है आपके पास में। अब वर्गीकरण में हम जानते हैं कि अशोक के अभिलेखों में जो है एक अभिलेख तो हमें क्या देखने को मिलता है, वृहद शिलालेख देखने को मिलते हैं। शिलालेख क्या देखने को मिलते हैं, शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं। और शिलालेख के पश्चात जो है हम अशोक के अभिलेखों में दूसरे नंबर में देखते हैं स्तंभ लेख देखते हैं, स्तंभ लेख देखते हैं। और स्तंभ लेख के पश्चात जो है हम देखते हैं एक गुहा लेख देखते हैं। क्या देखते हैं, गुहा लेख देखते हैं। और जो ये शिलालेख हैं ये दो भागों में बटे हुए हैं, एक छोटे होते थे एक बड़े होते थे, इसी प्रकार से स्तंभ लेख भी बटे हुए। चलिए हम प्रत्येक की चर्चा करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत में अभिलेख लेखन की शुरुआत जो है मौर्य शासक अशोक द्वारा की गई थी, जिनकी भाषा क्या है, प्राकृत है तथा विषय लोक कल्याण से संबंधित है। आप यहाँ लिपि का भी जिक्र कर सकते हैं, लिपि का भी जिक्र कर सकते हैं कि इनकी लिपि क्या है। लिपि जो है सामान्यतः ब्राह्मणी लिपि देखने को मिलती है, ब्राह्मणी लिपि। और खरोष्टी भी कुछ अभिलेखों में देखने को मिलती है। इनका एक बात और यहाँ पर परिचय में शामिल कर सकते हैं कि उद्देश्य क्या होता था, अभिलेख लिखवाने का उद्देश्य क्या होता था, ये भी परिचय में शामिल कर लेते हैं। हेडिंग नहीं डालना है, सीधा पॉइंट में लिख देना है कि इनकी भाषा ये होती है, इनका विषय लोक कल्याण से प्रेरित था तथा इनका उद्देश्य क्या था, तथा इनका उद्देश्य जो है जनता तक राजकीय संदेश का परिवहन करना था, यानी कि पहुँचाना था। तो अशोक जो है पहला शासक था जिसने जनता तक, हालांकि मैंने इस निष्कर्ष में शामिल कर दिया है ये उद्देश्य इनको लेकर के। चलिए अब जो है इनके वर्गीकरण को जो है देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अशोक के अभिलेखों को जो है एक शिलालेख के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और एक आपका जो है स्तंभ लेख के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और एक जो है गुहा लेख के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक एक को हम समझेंगे। शिलालेख जो है पुनः दो भागों में वर्गीकृत है, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभ लेख है ये पुनः दो भागों में वर्गीकृत है, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख गुहालेख जो है। तो आपको क्या करना है, टोटल जो है 5 चीज़ें पढ़ने का प्रयास करना है, और इन 5 चीज़ों को क्या करना है, हेडिंग के अनुसार जो है इनका क्या कर देंगे, उत्तर दे देंगे और बता देंगे कौन कौन से है। कुछ अभिलेखों को उदाहरण बता देंगे, जहाँ जैसे हो सकता है बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ शिलालेख।
अब दीर्घ शिलालेख ध्यान रखिएगा, ये क्या होते थे, बड़े शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, लेख का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ, पत्थर में लिखा हुआ, लेकिन बड़े बड़े क्या, जो बड़ा लेख लिखा हुआ उसे क्या कहा गया था, दीर्घ शिलालेख। मैं देखो उदाहरण से यहाँ पर बता रहा हूँ, समझिएगा। एक ये मैंने बताया पत्थर है, ये क्या है, दीर्घ शिलालेख है। और एक मैं यहाँ पर दूसरे कलर से बना रहा हूँ, और ये क्या है आपका, लघु शिलालेख है, लघु शिलालेख है। अब इनमें आप थोड़ा सा देखेंगे तो जो ये दीर्घ शिलालेख है, इनके 14 विषय होते थे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ज़्यादा हो गया 14। तो इसमें जो है कुल 14 विषय थे। इसी को कहा जाता है, अशोक के जो बृहद शिलालेखों की संख्या है वो कितनी है, 14 है। इसका मतलब ये नहीं है कि 14 शिला पत्थर हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें 14 इन्फॉर्मेशन दी गई है, 14 बुलेट पॉइंट दिए गए हैं, 14 पॉइंट दिए गए हैं। इसका मतलब ये है, ये चीज़ें जो है आपको समानता किताबों में समझ में नहीं आती हैं, इस प्रकार से यहाँ समझ लीजिएगा। यकीन मानिएगा, हमें 2-3 साल इतिहास पढ़ने के बाद में ही ये चीज़ें जो क्या है समझ में आ रही हैं कि इस प्रकार से होता था। क्योंकि एक चीज़ पर इतनी चर्चा करने के आप पास में जो आपके पास में समय नहीं होता है, और जो है इतनी चर्चा बारीकी से करने में थोड़ा संभव भी नहीं होता, क्योंकि इतिहास है कि आप देखेंगे धीरे धीरे कितना लंबा विषय हो जाता है। और ये जो है, ये जो होता था छोटा वाला अभिलेख होता था, इसमें एक जानकारी होती थी, अधिकतम 2 जानकारी होती थी, 1 या 2 जानकारियाँ होती थी, और ये व्यक्तिगत उद्देश्यों से प्रेरित होते थे, व्यक्तिगत उद्देश्यों से प्रेरित होते थे। अगर अशोक को कभी लगता था कि मेरे मन की बात है, तो अपनी मन की बात कहीं पर लिखवा दी, वो क्या हो गया, लघु शिलालेख हो गया। और ये क्या होते थे, राजकीय जो आदेश होते थे, सरकार द्वारा जो दिए गए आदेश थे, वो किस में है, बृहद वाले में वर्णित है। ये जनता, ये जो है कई जगह पर ऐसे अभिलेख ये बने हुए हैं, और यह जो है लगभग भारत में 7 स्थानों पर पाए गए हैं। 7 स्थानों पर कौन कौन से हैं उनकी चर्चा भी हम कर लेंगे। तो ये है दीर्घ शिलालेख। अब इसकी पढ़ते हैं, समझते हैं। यह अशोककालीन धर्म, प्रशासन, नीति तथा जन कल्याण के विचारों को व्यक्त करते हैं, इनकी प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनका प्रचार करने के लिए सभी लोग देखें, पढ़ें, समझें। इनकी संख्या 14 है। कितनी है इनकी कुल संख्या, 14। 14 का मतलब क्या है, 14 लाइनें हर अभिलेख में लिखी हुई है। इनकी संख्या क्या है, 14 है। तथा कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ये 7 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो क्या मैं दीर्घ शिलालेख आपको समझा पाया? आई होप, मुझे आशा है कि समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझते हैं ना, तो कमेंट में बताइएगा भाई क्या है, आप कैसे बता सकते हैं कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया। जब आप कुछ हिंट देंगे तभी जो उसमें चीज़ चर्चा की जा सकती है। अब ये जो है, ये 7 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इस ट्रिक का आप उपयोग कर सकते हैं अगर चाहें। कि एक दोस्त है, उसको जो है जीके याद नहीं हो रहा है। क्या नहीं याद हो रहा है, जीके याद नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहता है, जीके जो है श्राप है, जीके श्राप है, मान जाओ यार जीके ना पढ़ो, मान जाओ यार जीके ना पढ़ो, अन्यथा धूल में मिल जाओगे, कुछ इस प्रकार से कर रहा है। तो ये चीज़ें आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। इसमें 7 स्थान के नाम याद रखना है। आप जो है इनसे याद करेंगे कैसे, जो है आपका कालसी है, और ये 7 स्थानों के नाम लिखे हुए मुझे खुद भूल रहे हैं अभी, शायद मैंने याद कहीं की है। और जो मानसेहरा है, एम से मानसेहरा है, और जौ से जौगढ़ है, यार से जो है एरेरगुड्डी है, एरेरगुड्डी, एरेरगुडी आंध्र प्रदेश में है ये। और धूल से जो है आपका धौली है, धौली ये उत्तराखंड में पड़ता है, धौली। और का से क्या हो जाएगा आपका, कालसी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 7, मानसेहरा हो जाएगा, मान से, जौ से जौगढ़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान करना है, 7 स्थानों पर पाए गए हैं। मेरा बताने का मतलब ये है कि 14 जो अभिलेख हैं, ये अलग अलग 7 जो है, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्थान होते थे, जब उस समय ऐसा लगता रहा होगा कि लोग यहाँ पर ज़्यादा आते थे, यहाँ पर ज़्यादा आते थे, तो वहाँ पर जो है ये अभिलेख लगवाए गए। तो ये 7 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, इनकी संख्या क्या है, 14 है। अब प्रत्येक अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, विषय आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक अभिलेख में कितने, 14 विषय हैं। तो बृहद शिलालेख के 14 विषय यहाँ पर लिखे गए हैं। प्रथम अभिलेख में क्या कहा गया है कि प्रथम लाइन में क्या कहा गया है, सबसे इसका जो की पॉइंट है वो है हिंसा का निषेध। अशोक कहता है कि इसमें जो अनावश्यक हिंसा है, जैसे कि बलि दी जाती है, पशु बलि और त्योहारों में जो अनावश्यक हिंसा है, उस पर क्या किया गया है, निषेध किया गया है, रोक लगाई गई है। इसी प्रकार से जो दूसरा अभिलेख है, उसमें मानव चिकित्सा की बात की गई है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, चिकित्सा। और चिकित्सा में जो है मानव तथा पशु दोनों प्रकार की चिकित्सा को क्या करता है, अशोक क्या करता है, व्यवस्था करता है।
तीसरे में क्या कहता है अशोक, तीसरे जो शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ये क्या होते थे, अधिकारी होते थे, धर्म संबंधी थे। और ये किस लिए नियुक्ति की गई थी, ध्यान रखिएगा, लोगों को धार्मिक आचरण सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए, धार्मिक आचरण सिखाने के लिए। ये अभिलेख पढ़ने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए अशोक का धम्म क्या होता था। अशोक का धम्म, ध्यान रखिएगा, कोई पूजा वाला धम्म नहीं था, ये समझिएगा। ये क्या था, एक ऐसी कुछ बातों का संकलन था जो नैतिक उत्थान के लिए थी और जो जनता के क्या थी, कल्याण के लिए थी। जैसे कि मैंने अशोक के धम्म की परिभाषा प्री वाली क्लास में बताई थी कि अपसिनवे बहुकयाने दया दाने सच्चे सोचवे माधवे साधवे चा इति धम्मः। ये क्या था अशोक के, अभी धम्म वाला क्वेश्चन आएगा कभी अगर करेंगे तो उसमें मैं परिभाषा दूंगा ये वाली। तो ये क्या था, अशोक का धर्म था। अपसिनवे मतलब कि अधिक लोगों का कल्याण, अपसिनवे मतलब अपना और जो बहुकयाने का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों का कल्याण। अपसिनवे बहुकयाने दया दाने, दया करना जीवों के प्रति, दान करना जो गरीब लोग हैं, जो मांग कर खाने वाले हैं, उन पर क्या करना, दया करना। दया दाने सच्चे सोचवे, सत्य बोलना, पवित्रता, सोचवे का मतलब क्या होता है, पवित्रता। और माधवे मतलब होता है मृदुता, यानी कि मीठी वाणी, लचीला बोल। और जो है माधवे साधवे, साधवे मतलब साधुता, चाय थी धम्मा, यही क्या है असली धर्म है, ऐसा अशोक कहता है। और उसको लागू करने के लिए आदेश देता है और उसकी शिक्षा देने के लिए तीसरे अभिलेख में क्या करवाई हुई है, उसने इन अधिकारियों की नियुक्ति करवाई हुई। चौथे में क्या है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष। अब मैं यहाँ पर लिखता तो लिख सकता था कि अशोक ने अपने चौथे अभिलेख में कहा है कि अब मैं युद्ध घोष की जगह पर धम्म घोष पर कार्य करूंगा। तो यानी कि युद्ध घोष की जगह पर धम्म घोष। तो भेरी घोष का मतलब क्या होता है, क्या होता है आपका, भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध करना इत्यादि, और धम्म घोष का मतलब होता है धार्मिक आचरण करना। पांचवा अभिलेख जो है, पांचवा अभिलेख क्या कहता है, थोड़ी सी तीर के निशान के संकेत को समझिएगा। पांचवा अभिलेख धम्म महामात्रों की फिर से नियुक्ति करता है। और ये नियुक्ति किस लिए करता है, ये जो करता है धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, और यहाँ पर जो है आचरण सिखाने के लिए, यानी ट्रेनिंग देने के लिए किया हुआ था। छठवें अभिलेख में जो कहा गया है, धम्म महामात्रों को आदेश देता है, वो क्या देता है, धम्म महामात्रों को आदेश देता है कि मैं किसी भी समय, चाहे मैं शेष शैया पर हूँ या फिर शयन कक्ष में हूँ या खाना खा रहा हूँ या फिर उद्यान में हूँ, कहीं भी हूँ, मुझे जनता का संदेश मुझ तक जो है हर समय पहुँचाया जाए, ये क्या करता है, आदेश देता है छठवें अभिलेख में। सातवें अभिलेख में क्या करता है, वो धार्मिक सहिष्णुता पर बल देता है और सभी के प्रति दया भाव। ये धार्मिक सहिष्णुता जो है, सहिष्णुता दो जगह है, 7 में भी है और 12 में भी है, दो जगह सहिष्णुता है। आठवें अभिलेख में वो धम्म यात्राओं पर ध्यान देता है। धम्म यात्रा में जहाँ जो गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान थे और जो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था, उन सभी जगहों की यात्रा करता है। सबसे पहले जो है इसने कहाँ पर लुम्बिनी की यात्रा की हुई थी, जो कि नेपाल में पड़ता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसकी जानकारी हमें रुम्मिनदेई अभिलेख से भी मिलती है, जहाँ पर टैक्स की दर क्या कर दी थी, उसने 1/6 से 1/8 कर दी हुई थी। 9वें नंबर का जो है अभिलेख है बृहत शिलालेखों में, वह धार्मिक समारोहों, जैसे कि क्या होता है, धार्मिक समारोह होते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान किए जाते हैं, चाहे वो बलि देना हो, चाहे वो और अनुष्ठान हो, उनकी क्या की है, अशोक ने निंदा की है। यानी कि धार्मिक अनुष्ठानों की जगह उसने नैतिक आचरण का समर्थन किया है। 10वें नंबर का जो अभिलेख है वह कीर्ति की तुलना में धम्म नीति की श्रेष्ठता मानता है। जो लोग अपना क्या करते हैं, गुणगान करता रहते हैं, उस गुणगान की तुलना में अशोक क्या कहता है कि धम्म नीति का अनुसरण कीजिए। अशोक का धम्म नैतिक था, ध्यान रखिएगा, नैतिक नीति की श्रेष्ठता पर बल देता है। 11वां अभिलेख जो कहता है धर्म के मूल तत्वों का सारांश बताता है, यानी कि करुणा, दया, प्रेम, इसके बारे में बताता है। तो एक कोडेड वर्ड हैं भाई, उनका सारांश लिखा हुआ, जो पूरी लाइन लिखी हुई है, क्योंकि मैं पूरी लाइन लिखता तो फिर पूरा न लिख पाता। धर्म के मूल तत्वों का सारांश किस में है, 11 में। अब आपको यही कीवर्ड याद करना है, पूरी भाषा याद करने में भूल जाएंगे सब। 12 नंबर का अभिलेख है धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, 7 में भी सहिष्णुता की बात है। 13 नंबर में कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है और 14 नंबर में जो है धार्मिक जीवन हेतु क्या जो है बारंबार क्या करता है, प्रेरणा देता है। तो 14 नंबर के अभिलेख में बारंबार प्रेरणा किसमें दी गई है कि धार्मिक जीवन जीजिए, और धार्मिक जीवन का यहाँ पर किससे आशय है, नैतिक जीवन से है, नैतिक जीवन से है। चलिए अगली बात करते हैं।
तो ये हो गया अशोक का क्या हो गया, बृहद शिलालेख हो गया, यही बड़ा था। बृहद शिलालेख के बाद जो है लघु शिलालेख है, और लघु शिलालेख क्या है, अशोक की व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है किनमें लघु शिलालेख में देखने को मिलती है। इनके विषय अलग अलग हैं और ये अलग अलग स्थानों में पाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मध्य प्रदेश में देखेंगे तो रूपनाथ शिलालेख है और गुर्जरा शिलालेख है, ये क्या है, मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, कई बार आ जाते हैं पीएससी में। कर्नाटक में कई देखे पाए गए हैं, मास्की, ब्रह्मगिरी आदि अभिलेख कर्नाटक में पाए गए हैं। भाब्रू शिलालेख और राजस्थान में पाया गया। अब इनमें जो है अलग अलग बातें मिलती है, किसमें, किसी में मिलता है जानकारी कि अशोक ने प्रियदर्शी की उपाधि धारण की हुई है, किसी में देवानंद प्रियदर्शी कहा है, किसी में जो है संपूर्ण प्रजा को अपना पुत्र मानता है। इसमें जैसे भाब्रू स्तंभ लेख में क्या कहा है उसने, मगधराज कहा हुआ है, स्वयं को क्या कहता है वो, मगधराज कहता है। और कर्नाटक का जो कंगनहल्ली एक अभिलेख है, क्या है, कंगनहल्ली, कंगनहल्ली अभिलेख है, इसमें क्या कहता है स्वयं को, वह राण्यो अशोक कहता है, राण्यो अशोक कहता है, राण्यो अशोक कहता है। ये क्या हो गए आपके लघु स्तंभ लेख हो गए, और लघु शिलालेख हो गई। ये अशोक की क्या थी, व्यक्तिगत विचार थे जो कि इन अभिलेखों में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख में भी हम बात करते हैं बृहद स्तंभ लेख। तो बृहद स्तंभ लेख खंभे की आकृति के होते थे। स्तंभ मतलब क्या होता है, खंभा होता है। ये सपाट यहाँ से पेंटिंग होती थी और ऊपर जो है कोई ना कोई पशु के चिन्ह, किसी शेर का चिन्ह, जैसे कि सारनाथ में देखें तो वर्तमान में जो हमारे भारत का क्या है, जो आदर्श चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उसमें जो 3 शेर बने हुए हैं वो हमने सारनाथ से ही लिया हुआ, अशोक का ही स्तंभ है। बृहद स्तंभ लेखों की बात करें तो इनकी संख्या क्या है, 7 है, मतलब कि, और इनकी संख्या 7 है, इनकी 7 बातें उसमें जो है लिखी हुई हैं, और ये कहाँ पर 6 स्थानों से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ से 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ये पहले मेरठ में जो है, मेरठ में है एक मेरठ स्तंभ लेख, ये पहले मेरठ में था, बाद में से जो है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। फिर है टोपरा स्तंभ लेख, ये पहले हरियाणा में था, फिर इसे फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली में ले आया था। प्रयाग स्तंभ लेख, यह कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। लौरिया अरे राज, लौरिया अरे राज जो है यह बिहार में स्थित है। और लौरिया नंदगढ़ जो है, लौरिया नंदगढ़ आपका बिहार में स्थित है। और जो 6वें नंबर का है रामपुरवा स्तंभ लेख, ये भी कहाँ पर है आपका, जो है ये जो है 6 अभिलेख हो जाएंगे। और ये कौन से हैं, बृहद स्तंभ लेख है। इसमें भी क्या है, राजकीय आदेश दिए गए हैं, इसमें भी जो है राजकीय बातें लिखी गई हैं। और ये संदेश के साथ साथ क्या थे, ध्यान रखिएगा, ये संदेश के साथ साथ एक कला का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें कलाकारी बहुत अच्छे से देखने को मिलती है, इनमें काफ़ी चमक धमक है, तो कला भी इसमें है, ये स्थापत्य का भी उदाहरण है। अगली बात करते हैं लघु स्तंभ लेख। तो लघु स्तंभ लेख क्या होते थे, यह भी जो है विशेष जानकारी देते हैं। जैसे कि अशोक ने जब यात्राएं की हुई थी तो यात्राओं की जानकारी देते हैं कि अशोक कहाँ कहाँ पर गया हुआ था। ये छोटे स्तंभ हैं और संघ भेद के लिए भी यही बनवाए गए। संघ भेद मतलब कि आप जानते हैं बौद्ध धर्म में जो बुद्ध धम्म संघ है, संघ क्या होता था, उनका जो संगठन होता था, संगठन के भेद को रोकने के लिए जो है कई अभिलेख बनवाए गए थे। वो क्या थे, संघ भेद अभिलेख थे। संघ भेद अभिलेख में बात करें तो एक सांची का संघ भेद अभिलेख है, सारनाथ का एक संघ भेद अभिलेख है, कौशाम्बी का है, ये जो है संघ भेद अभिलेख है। ये दोनों जो है सांची का जो है एमपी में स्थित है और इसमें अशोक और उसकी 2 रानियाँ, अशोक और उसकी 2 रानियों को चित्र का अंकन किया गया है। ये पूछा हुआ प्रश्न है। यात्रा स्मारक के रूप में भी बनवाए गए थे स्तंभ लेख, जैसे कि रुम्मनदेही स्तंभ लेख है। जब अशोक ने अपनी पहली यात्रा की थी कहाँ की, लुम्बिनी नेपाल की, तो उसकी जानकारी ये देता है। निगाली सागर भी जो है इसी का, ये भी वहीं पर, दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित हैं, नेपाल में है, रुम्मनदेही और निगाली सागर। सारनाथ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, कौशाम्बी भी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। इनकी विशेष बातें हैं, प्री की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। रुम्मनदेही जो है सबसे छोटा अभिलेख है और इसमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, नेपाल में स्थित है। सांची अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। इसमें जो है अशोक और उसकी 2 रानियों को जो चित्रित किया गया है। सारनाथ स्तंभ जो है ये उत्तर प्रदेश में है और जो यहाँ का स्तंभ है राष्ट्रीय आदर्श चिन्ह के रूप में उपयोग किया गया है। कौशाम्बी अभिलेख, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक के पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, तीवर, और ये किसका पुत्र था, अशोक और रानी कारूबाकी का पुत्र था। इसी प्रकार से है गुहा लेख। तो ऐसे पहाड़ होते थे, पहाड़ में जो गुफाएं बनाई जाती थी और इन गुफाओं में कुछ लेख लिखवा दिए जाते थे, इन्हें क्या कहते थे, गुहा लेख। और इनकी संख्या जो कितनी है, 4 है।
ये बिहार में आपकी कौन सी बराबर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बने हुए हैं। जैसे लोमस ऋषि की गुफा है, आजीवक संप्रदाय के लिए थी। कर्ण चौपार गुफा है, विश्व झोपड़ी गुफा है, सुदामा गुफा है, सभी की सभी बिहार में स्थित हैं और इनमें कुछ लेख लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने अशोक के अभिलेख देखे और इसका निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्षतः अशोक द्वारा भारत में अभिलेख परंपरा की शुरुआत की गई। वस्तुतः यह विश्व में प्रथम प्रयास था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संदेश या आदेश पहुंचाया था। इस प्रकार से हमने क्या किया, आज की टेस्ट सीरीज खत्म की। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका प्रयोग करके जुड़िएगा और आंसर राइटिंग कीजिएगा। आप अपने जीवन में जो है उन्नति करिएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।